हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू CRM IAS। कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 अगस्त के करंट एस्पेक्ट्स को। ये कुछ देखिए टॉपिक्स दिए गए हैं, हम देखते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए फर्स्ट टॉपिक कहता है कि भारत का पहला प्राइवेट कॉन्स्टिलेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स बनने वाला है। मतलब फर्स्ट टाइम कोई इन चीज़ों को बनाने में फर्स्ट टाइम भारत में कोई प्राइवेट कंपनी इस चीज़ से जुड़ी है। हम सब समझेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। सेकंड कहता है कि नॉमिनेशंस टू जम्मू कश्मीर असेंबली। हमने देखा था अपने लास्ट या सेकंड लास्ट लेक्चर में कि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है कि वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है LG हैं, उन्होंने बिना जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट से कोई सलाह मशवरा किए क्या किया है कि 5 लोगों को नॉमिनेट कर दिया है, ठीक है। तो उस नॉमिनेशन के लिए काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, डिस्कस किया था एक आस्पेक्ट को कि कोई अगर स्टेट है, कोई राज्य का राज्यपाल है, उसके पावर्स में, और जो कोई यूटी होती है उसके जो गवर्नर होते हैं उनके पावर्स में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो हमने मोटा मोटा एक अंदाज़ा लगाया था। इस लेक्चर में देखेंगे हम एक सर्टेन केस के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहते हैं कि चाइनाज़ हेजीमनी। अफ्रीका में हम जानते हैं काफ़ी मिनरल रिच जगह है वो, तो वहाँ पे चाइना कैसे अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ है, बट चीज़ें कैसे कैसे बदल रही हैं, इसको देखेंगे हम। सेकंड देखिए कुछ शॉर्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग रेड एलिफेंट्स। एक नया IT बिल आया, उसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक मेंस के टॉपिक के साथ। क्या कहता है टॉपिक हमारा? इकोनॉमिक नेशनलिज्म एंड ग्लोबल ऑर्डर। तो 2 टर्म्स दिए गए हैं, इकोनॉमिक नेशनलिज्म एंड ग्लोबल ऑर्डर, ठीक है। क्या है ये? तो नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है हम सबको ही जानते हैं, एक भाव हम समझते हैं उसका कि राष्ट्रवाद, हमारी देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। उस भावना को समझते जो लोग हैं उनको हम कहते हैं कि वो नेशनलिस्ट हैं, ठीक है। अब इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट फिलॉसफी है, उससे मतलब नहीं है हमें। एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट यही है कि देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को का एहसास आपको होना, ठीक है। इसको नेशनलिज्म कहते हैं। जब बात आती है इकोनॉमिक नेशनलिज्म की, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? देखिए इसका मतलब क्या है कि अपने देश के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, ठीक है, उनको हम प्रायोरिटी पे रखेंगे रिगार्डलेस एवरीथिंग, है ना। जैसे कौन हमारा मित्र है कौन दुश्मन है उससे मतलब नहीं है, हमें जिस कंट्री से लाभ होगा हम उससे अच्छे रिलेशन बनाएंगे, जिस कंट्री से हमें नुकसान पहुंचेगा उसको हम उससे एक बैलेंस बना के चलेंगे, ठीक है। देखिए तो इसमें कहता क्या है, यहाँ पे कहता है कि हमें इसमें देखना है कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो अभी धीरे धीरे डेवलप करे क्या है। तो ये बेसिकली 2 चीज़ों पे कंटेक्स्ट इसका 2 है। पहला क्या है कि जब से देखिए ट्रंप साहब आए हैं सेकेंड टर्म में, तो इनकी तो नीति क्या रहती है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इनकी है, ठीक है, ख़राब नहीं है, अपने देश के प्रति आप सोच रहे, इट इज़ गुड। तो उसके परिप्रेक्ष्य में ये कॉन्सेप्ट आता है कि अब देखो मोदी जी ने किया आत्मनिर्भर भारत, उन्होंने भी सोचा कि अपने देश की इकोनॉमी को हम विकास कर सकें, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि इंडिया कोई काम अगर कर रहा है ना, सपोज़ करिए जैसे कि आत्मनिर्भर भारत है, बहुत सारे ऐसे टैक्स में कट किए आपने कि जो विदेशी कंपनियां भारत में आए, ये अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन उससे ग्लोबल ऑर्डर मेजरली इफेक्ट नहीं होता है। थोड़ा बहुत होगा बट ओवरऑल इफेक्ट वैसा नहीं पड़ता है। बट जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ हैं, जो वो टैरिफ लगा रहे हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो डिफरेंट, जैसे कि WHO है, पेरिस एग्रीमेंट है, उससे विड्रॉ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल ऑर्डर पे असर पड़ता है। तो कंटेक्स्ट हमारा यही है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर इस तरह का आता है, देखिए तो हम किस पे देखिए फोकस करेंगे। पहले तो कहता है मीनिंग क्या है, तो टू अडॉप्ट सच इकोनॉमिक पॉलिसीज़ दैट प्रायोरिटाइजेस नेशनल इंटरेस्ट, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है। हमें डोमेस्टिक मार्केट से मतलब है कि हमारे यहाँ जो किसान हैं, जो दुकानदार हैं, उनको नुकसान ना पहुँचे। हम अपने मार्केट को इतना ना खोल दें कि सामने वाली कंपनी सस्ते माल लेके आए और जो हमारे यहाँ जो रिटेलर वगैरह हैं उनको नुकसान पहुँचने लगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने में कुछ एग्जांपल्स हैं। देखिए ट्रम्प टैरिफ, इसको काफ़ी अच्छे से हमने डील किया है, डिस्कस किया है। आप इसको उस वैसे डिस्कशन में ला सकते हो, आंसर में लिख सकते हो। सेकंड डालोगे आप आत्मनिर्भर भारत, मतलब भारत का, इंडिया ने भी तो कोशिश करी है कि हम खुद पे डिपेंडेंट हो। हमारे जो अपने कह सकते हैं कि जो चीज़ें हैं, जैसे कि डिफरेंट कुछ बनाना है ना, कोई मशीन बनानी है तो हमारे कंट्री में बने, बैटरीज बनानी है, EV है, चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह है, तो हमारे अपने देश में खुद का बने। धीरे धीरे हम इंपोर्ट का जो डिपेंडेंस है हमारा उसको हम कम करें, ठीक है। थर्ड क्या था, ट्रेड कैन बिकम अ टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो खतरा क्या होता है, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं कि ठीक है हम बेसिकली फिर करने क्या लगते हैं ना कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट को भूल करके, इकोनॉमिक तो काफ़ी बड़ा एस्पेक्ट हो गया, फाइनेंशियल है, टैक्स है, बहुत चीज़ें हैं, तो हम क्या करने लगते हैं कि ट्रेड को एक टूल के रूप में यूज़ करने लगते हैं फॉरेन पॉलिसी के जगह पे, जैसे कि ट्रम्प साहब अभी कर रहे हैं। तो भारत ने
कुछ अभी डील होने वाली थी फेब में यूएस के साथ भारत की, जहाँ पे बात चल रही थी काफ़ी अच्छा डील हो सकता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा कुछ हो सकता है, बट हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि यूएस चाह रहा था इंडिया के फार्मिंग सेक्टर में घुसने का, इंडिया को वो चीज़ चाहिए नहीं थी। तो ट्रंप साहब ने क्या किया, एक पेनाल्टी के तौर पे कह सकते हैं, मोटा मोटा वही फैक्टर है कि उन्होंने 50% टैरिफ भारत पे लगा दिया। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, ट्रेड को एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक कह सकते हो आपकी एक पनिशमेंट के रूप में यूज़ कर रहे हैं कि आपने मेरी बात नहीं मानी तो हम आपसे अच्छा, मतलब आप पे हम एक काइंड ऑफ पेनाल्टी लगा रहे हैं। उससे क्या होगा देखिए, कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो स्ट्रेन, थोड़ा बहुत तो खिंचाव आया है रिश्ते में। ठीक है, कहता है कि डिक्रीज्ड मार्केट एक्सेस, उससे देखिए होगा क्या, इसका मतलब क्या है कि हम फोकस करेंगे अपने कंट्रीज़ पे, है ना। हम जैसे यूएस कह रहे हैं कि उस पर टैरिफ लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो हर जगह पे टैरिफ ही पुट कर दोगे आप, तो बाहर की चीज़ें जो आपके देश में आएंगी वो तो महंगी हो जाएंगी ना। तो आपका जो एक्सेस है, आपकी जो पहुँच है डिफरेंट कंट्रीज़ के मार्केट में, वो घट जाएगी। क्योंकि जिन कंट्रीज़ पे टैरिफ आप लगाओगे वो उनके सामान तो आपके यहाँ महंगे हो जाएंगे, वो धीरे धीरे आपके यहाँ सामान भेजना बंद कर देंगे। तो आपका जो अपना डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ भी ऐसा हो सकता है, कुछ कुछ दुकानदार ऐसे हों, कुछ कंपनियाँ ऐसी हों जो धीरे धीरे अपना ही मोनोपोली क्रिएट कर लें, तो एकदम कंपटीशन ख़त्म होना भी सही नहीं होता है। ठीक है, देखिए अब कहता है कि एक देखिए इसमें ये भी कॉन्सेप्ट डाल सकते हैं, ओवर डिपेंडेंस ऑन सर्टेन सिंगल ब्लॉक। तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होता है कि अगर हम इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात करते हैं तो इससे फ़ायदा हमें क्या होगा कि हम डिफरेंट अलाइज तलाशते हैं, है ना। जैसे कि एक मन में हमारे कह रहे चाइना तो बहुत बेकार है, वो अच्छा नहीं है हमारे लिए, वो सब नहीं, हम देखेंगे चाइना से हमें फ़ायदा क्या हो सकता है, हम उसको अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो ये वही यहाँ पे कहता है कि सिंगल ब्लॉक पे अपना एक, ये हमारा मित्र है, इस पर हम डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं सोचना है। इसमें हमें फोकस रखना है अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे कि किसको हम अपना एलाई बना करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या कहता है, फर्स्ट आर्टिकल क्या है हमारा, न्यूज़ में आया था कि इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट कॉन्स्टिलेशन ऑफ ईओ सैटेलाइट्स, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स बनने वाला है अंडर पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। यहाँ पे सरकार और प्राइवेट कंपनीज आपस में वेंचर करेंगी, साथ में काम करके क्या बनाएंगी, पहली बार प्राइवेट हेल्प से बनेगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। इससे पहले भी ईओ सैटेलाइट्स बने हैं बट फुल्ली इंडिजीनियस, मतलब पूर्ण रूप से भारतीय, इसमें एक हिस्सा भी, एक नट बोल्ट जो भी होता है वो बाहर का नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए एक संस्था है, हम जानते हैं इन स्पेस, इसको देखेंगे हम। तो इन स्पेस ने अनाउंस किया है कि एक ये देखिए पिक्सल स्पेस कोई कंपनी है, भारत की नाम है इसका, बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, इसको चुन लिया गया है टू बिल्ड, टू डिज़ाइन, टू ऑपरेट इस चीज़ को, तो कॉन्स्टिलेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। ठीक है, अब देखिए हमने कल देखा था, कल के लेक्चर में आपको बताया है, आप देख रहे होंगे कि लगातार महीने भर से ऑर्बिट्स काफ़ी न्यूज़ में हैं। जो ऑर्बिट्स होते हैं ना, जैसे कि जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है, लो अर्थ ऑर्बिट वगैरह, काफ़ी न्यूज़ में। हमने कल के लेक्चर में, उसके पहले के लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर रखा है इन चीज़ों को। आपने नहीं देखा है आप देखो, या फिर आप एनसीईआरटी में देख सकते हो, अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, इनको समझना ज़रूरी है क्योंकि 26 के प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, देखिए तो यहाँ देखिए एक फैक्ट और है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री क्या होने वाला है, इंडियन स्पेस सेक्टर में एक प्राइवेट कंपनी वुड इन्वेस्ट मोर देन 1200 करोड़। ठीक है, पहली बार क्या होगा इंडियन स्पेस सेक्टर में, इसके इतिहास में, कि पहली बार की कंपनी जो है वो 1200 करोड़ से ज़्यादा रुपए इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा देखिए यहाँ आते हैं, हम एक एक चीज़ को समझेंगे, हम टेंशन नहीं लेना है आपको। देखिए तो फर्स्ट देखा हमने इन स्पेस, एक संस्था है, क्या करती है, देखिए इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इसका फुल फॉर्म हो गया सिंपली। ये क्या है, एक ऑटोनोमस एजेंसी है। ठीक है, ये अपने आप स्वतः काम करती है। ठीक है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ भी मेरे नोट्स में GOI लिखा रहे इसका मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत काम करती है, इन स्पेस नाम है इसका। इसका क्या काम है, इसका पर्पस देखिए क्या है कि सिंगल विंडो एजेंसी। सिंगल विंडो का मतलब क्या होता है, आपको क्लियरेंस लेना है, अगर लाइसेंस लेना, डिफरेंट सारे इसके प्रोसीजर्स होते हैं, तो आप यहाँ पे जाओगे, सारा काम आपका एक ही जगह पे हो जाएगा, भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। तो करता क्या है, ये एक्ट्स एज सिंगल विंडो एजेंसी टू प्रमोट, हैंड होल्ड, रेगुलेट, ऑथराइज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन इंडियन स्पेस एक्टिविटीज़। ये बढ़ावा देता है, रेगुलेट करता है, उन लोगों को मतलब जो ज्ञान देता है, समझाता है, किस लिए,
तो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिले इंडियन स्पेस सेक्टर में काम करने को, ठीक है, उनको भी कुछ मोटिवेशंस मिले, कुछ जानकारी मिले, इसलिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अहमदाबाद गुजरात में। इन स्पेस का हेडक्वार्टर कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात। देखिए यहाँ देखिए, अब मेन टॉपिक पे आते हैं हम। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, ठीक है, तो नाम से समझ में आ रहा होगा, अर्थ को ऑब्जर्व करना है ना, वेदर पैटर्न, डिफरेंट चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, सिंपल सी चीज़ें हमने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। तो ये जो होते हैं ना अर्थ वाले सैटेलाइट्स, जो ईओ सैटेलाइट्स होते हैं, उनको बेसिकली हम लो अर्थ ऑर्बिट में रखते हैं। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि जो लो अर्थ ऑर्बिट्स होते हैं ना, ये 2000 किलोमीटर से अंदर रहते हैं, मतलब मैक्सिमम हाइट इनका हो जाएगा 2000 किलोमीटर, ठीक है। आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है, इसको देखो, उसमें हमने बताया है कि जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या होते हैं, और उनको सर्टेन एक आई थिंक 35,786 जो हाइट है, इतना किलोमीटर, उस पर ही क्यों उनको लॉन्च करा जाता है, इस हाइट की, इस डिस्टेंस की क्या खासियत है, हमने कल डिस्कस कर रखा है इसको, देखिए। खैर, तो जो अर्थ वाले ये जो ईओ सैटेलाइट्स होते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, इनको हम बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट्स में लॉन्च करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि वो हमेशा 2000 किलोमीटर से कम ही दूरी पे रहेंगे अर्थ से, ठीक है। तो हमने कल भी देखा था कि जैसे कि जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो लॉन्च करते हैं, वैसे सैटेलाइट्स जो ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं, वहाँ पे वो इंडिविजुअली एक सैटेलाइट 1/3 ऑफ अर्थ को कवर कर सकता है, ठीक है। वो ज़्यादा हाइट पे है, उसको ज़्यादा कुछ दिखाई दे रहा है, आप सिंपल में समझ लो। लेकिन जो लो अर्थ ऑर्बिट में होते हैं सैटेलाइट्स ना, वो काफ़ी स्मॉल एरियाज़ को कवर करते हैं। तो होता क्या है, कोई बड़ा देश है, कोई 3-4 क्षेत्र रीजन्स हैं, आपको उनको कवर करने के लिए एक सैटेलाइट से काम नहीं चलता है, आपको 100, 500, 1000, 10,000 इस मात्रा में सैटेलाइट्स को एक झुंड बना के आप लॉन्च करते हो, ठीक है। इसी को कहते हैं हम कॉन्स्टिलेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, ठीक है। यहाँ देखिए टर्म दिया गया ना कॉन्स्टिलेशन वाला, वही यहाँ कह रहा है कि जो सैटेलाइट्स अगर हम लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करेंगे और कवरेज हमको ज़्यादा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स को हम बढ़ा देंगे, इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। यहाँ देखिए, जो ईओ सैटेलाइट्स हमारे होते हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करे जाते हैं, और जो लो अर्थ ऑर्बिट है ना, इसके बेसिकली 3 प्रकार होते हैं। हमने अच्छे से काफ़ी बार देखा है, इसको बार बार डिस्कस करना इज़ नॉट गुड। तो इक्वेटोरियल लो अर्थ ऑर्बिट, पोलर लो अर्थ ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस लो अर्थ ऑर्बिट। तो ये डिपेंड, जो देखिए पोलर है पोल वाइज घूमेगा, सन सिंक्रोनस है वो भी पोल वाइज ही बेसिकली घूमता है, बट उसमें क्या होता है ना कि जैसे एक पॉइंट पे वो जो क्रॉस, सपोज करिए अर्थ है, यहाँ पे सैटेलाइट है सन सिंक्रोनस वाला, और इस पॉइंट से वो तो घूम रहा है ना, बट इस पॉइंट पे अगर वो 1 बजे दोपहर में क्रॉस करता है आज, तो कल भी वो 1 बजे दोपहर में ही क्रॉस करेगा इस पॉइंट से, ठीक है। फिर पोलर ऑर्बिट है, पोलर लो अर्थ ऑर्बिट पोल वाइज घूमेगा, इक्वेटोरियल लो अर्थ ऑर्बिट ऐसे घूमेगा, पोलर वाला ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो यूज़ के हिसाब से इसको हम लॉन्च करते जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आप देखिए, ये वही आर्टिकल है रिगार्डिंग नॉमिनेशंस टू जम्मू कश्मीर असेंबली। हमने सेकेंड क्लास लेक्चर में बताया था कि जो गवर्नर होते हैं किसी राज्य के, राज्यपाल जो होते हैं उनके पावर्स में, और जो एलजीज होते हैं किसी यूटी के, ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत डिफरेंसेस होती हैं, ठीक है। इसको देखा था हमने। तो मुद्दा क्या था कि जो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं ना, उन्होंने बिना जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड गवर्नमेंट को, जो चीफ मिनिस्टर वहाँ पे हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनको बिना पूछे बिना सलाह मशवरा किए 5 लोगों को नॉमिनेट कर दिया, ठीक है, उस असेंबली के लिए। तो दिक्कत यहाँ पे क्या हुई कि अब कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई कि एलजी ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, ये सही है कि नहीं। तो देखिए, हम उन चीज़ों में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। एक देखिए केस के, यहाँ देखिएगा इस पैराग्राफ पे एक लक्ष्मी नारायण वाले केस की चर्चा करी गई है, हम उसको देखेंगे और एक आर्टिकल को देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, तो वो केस क्या था, एक चर्चा करी गई है, चर्चा ये करी गई है कि जो हमारे गृह मंत्री हैं ना, उन्होंने बोला था कि हम इस केस के प्रेसिडेंट को, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑलरेडी कह रखा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको रिप्रेजेंट कौन करता है राज्य में या फिर यूटीज़ में, गवर्नर करेंगे, एलजी करेंगे, ठीक है। तो उनका कहना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एलजी के द्वारा, वाया एलजी, ये मैंडेटरी नहीं है कि वो अगर किसी को नॉमिनेट करना चाहें तो उनको इलेक्टेड जो काउंसिल है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनसे डिस्कशन किया ही जाए, उनसे सलाह मशवरा किया जाए। देखिए केस में क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लक्ष्मी नारायण वाले केस में कि सेंटर इज़ नॉट बाउंड टू कंसल्ट। सेंटर का मतलब क्या है, सेंटर
वाया एलजी, सेंटर एलजी के द्वारा, खुद तो जाके मोदी जी कंसल्ट नहीं करेंगे ना, जो वहाँ बैठे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर वो कंसल्ट करेंगे। तो सेंटर को या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये बाध्य नहीं है, वो किसी को नॉमिनेट करना है तो उससे पहले हम जो वहाँ की सरकार है, चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनको हम सूचित करें या उनसे कोई डिस्कशन करें, ठीक है। तो पावर टू नॉमिनेट रिलाइज सोनली विद द सेंटर, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस लक्ष्मी नारायण वाले केस में। और ये जो केस है ना, देखिए लक्ष्मी नारायण वाला 2 केस है, एक 75 में आया था और ये जो केस हम बात कर रहे हैं ये 17 की बात हो रही है, ठीक है, ये इस टाइम पे आया था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने और भी कहा था कि जो नॉमिनेशन का पावर है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन टेरिटरी, जहाँ पे विधानसभा है, ठीक है, तो सोलली रिलाइज विद सेंटर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो सिर्फ नोटिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 बातें देखी हमने, क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इस केस में कि अगर सेंटर को किसी आदमी को मतलब यूटी के असेंबली में नॉमिनेट करना है तो एलजी को ये मैंडेटरी नहीं है कि वो वहाँ के चुने हुए इलेक्टेड मेंबर्स से सलाह मशवरा करें। सेकेंड चीज़ है कि नॉमिनेशन का पावर किसके पास है, सेंटर के पास है, लेकिन एलजी सिर्फ उसको नोटिफाई करता है, ठीक है। देखिए एक सेकेंड, हाँ, तो आर्टिकल में बेसिकली देखिए इतना ही था। बाकी देखा था हमने कि पहले जो 19 में जम्मू कश्मीर वाला एक्ट आया था उसमें बोला गया था 114 मेंबर्स होंगे, उसको बढ़ा के 2023 में एक अमेंडमेंट किया गया तो 119 कर दिया गया, मतलब 5 लोगों को वो नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुद्दा समझे हम लोगों ने, आगे देखते हैं। अब ये देखिए, इसका देखिए टाइटल क्या है, ये क्या कहता है, अफ्रीका इज़ चैलेंजिंग चाइनाज माइनिंग हेजीमनी, है ना। तो आपने सुना होगा, आप अक्सर न्यूज़ में देखते होंगे कि जब लिथियम की बात आती है, सिलिकॉन की बात, किसी भी चीज़ की बात आती है तो हम कहते हैं कि हम डिपेंडेंट हैं चाइना पे, ठीक है ना। तो चाइना के पास ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों में वो रिच है मिनरल्स के मामले में, लेकिन वो और भी क्या करता है, अफ्रीका में हम जानते हैं वो मतलब रिचेस्ट रीजन कह लीजिए आप मिनरल्स के मामले में, जो स्पेशली जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं उनके मामले में, ठीक है। हमने डिस्कस कर रखा है ये सब क्या होता है, आप देख लीजिएगा लास्ट लेक्चर्स में। तो हम देखिए बात यहाँ पे ये है कि चाइना ना हर चीज़ में आगे है, हम जानते हैं उसके पास वास्ट रिजर्व्स है मिनरल के, बट जो कुछ उसके पास नहीं है या कम है वो क्या करता है कि वो अफ्रीका में हम जानते हैं कि मिनरल्स तो बहुत हैं बट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसको वो रिफाइन नहीं कर सकते, प्रोसेस नहीं कर सकते, माइन तो हो जाता है बट जिस रूप में हमको चाहिए इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करने के लिए उस रूप में लाने के लिए पैसे लगते हैं, इंफ्रा लगता है, तो चाइना वो प्रोवाइड कराता है, वहाँ पे एक काइंड ऑफ डील कर लेता है अफ्रीका से, ये डिफरेंट उसके रीजन से, कॉन्गो है, बहुत सारी जगह है, वहाँ पे कहता है कि हम तुम्हारे यहाँ पे स्कूल बनाएंगे, कंपनीज़ खोलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, तुमको एम्प्लॉयमेंट देंगे, बदले में तुम मेरे को माइनिंग राइट्स दे दो कुछ सर्टेन मिनरल्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो धीरे धीरे अफ्रीका में भी एक लहर उठ रही है, आप नेशनलिज्म कह लो या फिर जो भी कह लो, जैसे हमने डिस्कस किया ना अभी इकोनॉमिक नेशनलिज्म, आप उसको यहाँ भी पुट कर सकते हो, ठीक है, जो मेंस का टॉपिक था हमारा। तो अब क्या हो रहा है, अफ्रीकन्स कह रहे हैं कि चाइना ने 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो चाइना जो है, जो उसने प्रॉमिस किया था कि आपको हम एक अच्छा रिटर्न देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, इंफ्रा बनाएंगे, तो उसने सिर्फ वही चीज़ें करी हैं जो कि प्रोसेसिंग, जो मिनरल्स की प्रोसेसिंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं, बाकी अदर उसने कुछ भी हेल्प नहीं करा है हमारी इकोनॉमी में। और जिस लेवल पे उसने वादा किया था एम्प्लॉयमेंट देने का, उसमें भी वो खड़ा नहीं उतर पा रहा है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि हम जो हमारे मिनरल्स हैं वो हमारे हैं, आवर राइट, है ना। तो ऐसी भावनाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं जिससे कि चाइना का जो प्रभुत्व है अफ्रीका में रिगार्डिंग माइनिंग ऑफ मिनरल्स, उसको वो चैलेंज कर रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं आर्टिकल में क्या है, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए कहता है ओवर द पास्ट 2 डेकेड्स, मतलब 20 सालों की, पिछले 20 सालों की बात की जाए अगर, तो चाइना हैज़ एंट्रेंच्ड इटसेल्फ एज डोमिनेंट एक्टर इन अफ्रीकाज माइनिंग सेक्टर, बट साइंस आर माउंटिंग दैट टाइड इज़ बिगिनिंग टू टर्न। वही कह रहा है कि पिछले 20 सालों से अब देखा जाए अगर, तो चाइना जो है एक मोनोपोली वहाँ पे क्रिएट किए हुए है। अफ्रीका हम जानते हैं कंपेरेटिवली गरीब है, उसके पास उतना पैसा नहीं है, हंगर है, तो लोगों को लगा कि ठीक है हम माइनिंग राइट्स को बेचेंगे, बदले में कुछ तो मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें वहाँ बदल रही हैं, ठीक है। तो वही देखिए डिस्कस किया हुआ है आर्टिकल में, देखिए बेसिकली इतना ही है, बट कुछ फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग फिल्म्स, है ना, उसको देखिए यहाँ हम देखेंगे। ये देखिएगा, एक यहाँ बात करी गई कोबाल्ट की, है ना, कोबाल्ट की बात करी गई है रिगार्डिंग कोबाल्ट। एक लाइन दिया गया था कि कोबाल्ट का एक सर्टेन रोल होता है रिचार्जेबल बैटरीज में, तो हमें लगा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो देखिए कोबाल्ट हम जानते हैं एक मिनरल है ऑब्वियसली, तो कोबाल्ट जो है वो बहुत वाइटल है, बहुत ही ज़रूरी है रिगार्डिंग पर्टिकुलरली लिथियम आयन बैटरीज। हमने आई थिंक 5-6 दिन पहले डिस्कस किया था कि
कि लिथियम आयन बैटरीज जो हैं, स्पेशली जो ईवीज़ होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनमें यूज़ करी जाती हैं और बहुत जगह पे उनका यूज़ होता है, ठीक है। तो इनके लिए भी हम डिपेंडेंट किस पे हैं? चाइना पे हैं, ठीक है। तो वही बात है कि चाइना चाइना आखिर क्यों? तो चाइना के पास मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन दिक्कत मतलब फ़ायदा क्या है उसके पास? उसने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन मिनरल्स को प्रोसेस करने के इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। अफ्रीका से वो कुछ माइन करके ला रहा है, कुछ ऑस्ट्रेलिया से ला रहा है, डिफरेंट जगहों से ला रहा है, और माइनिंग अपने यहाँ करके उनको इंडस्ट्री रेडी बना करके डिफरेंट कंट्रीज़ को बेचता है। हमारे देश में भी लिथियम प्रोसेसिंग कह लीजिए, सिलिकॉन प्रोसेसिंग कह लीजिए, अभी तक वो हवा में ही बातें हैं, धीरे धीरे हो रही है, लेकिन बहुत पीछे हैं हम लोग। तो वही कहता है कि जो कोबाल्ट का देखिए एक अच्छा खासा रोल है किस चीज़ में? तो जो लिथियम आयन बैटरीज होते हैं ना, उनमें कैसे है? तो कैपेसिटी को बढ़ाता है, स्टेबिलिटी इंश्योर करता है, इनकी लॉन्गिविटी को बढ़ाता है, ठीक है। बेसिक सी चीज़ें हैं, ज़्यादा साइंटिफिक इसमें नहीं होंगे हम, ठीक है। यहाँ देखिए, तो ये देखिए मुद्दा क्या है, कोबाल्ट। हमने देखा था, आपने कुछ लेक्चर्स पहले में देखा था क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट मिनरल्स क्रिटिकल हो सकते हैं। तो क्रिटिकल मिनरल का ये मतलब नहीं होता है कि हमारे यहाँ वो चीज़ है नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसको हम माइनिंग उसका नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इसलिए उसको हम क्रिटिकल बना देते हैं। हमारे पास तो इक्विपमेंट्स नहीं है, टेक्नोलॉजीज़ नहीं है। तो कोबाल्ट एक क्रिटिकल मिनरल के रूप में भारत में इसको मान्यता मिली हुई है, ठीक है। यहाँ देखिए, करेंटली इंडिया डज नॉट हैव एनी कमर्शियली एक्सप्लॉयटेड रिसोर्स। मतलब जैसे होता है ना कि आयरन में वहाँ से निकल रहा है, कोयला वहाँ से नहीं, तो कोबाल्ट के मामले में अभी करंट में रनिंग, मतलब कह लीजिए कि ऐसा कोई रिसोर्स, ऐसा कोई माइन नहीं है जहाँ से हम कोबाल्ट को उसका उत्खनन करते हो, ठीक है। फिर अर्ली साइंस ऑफ कोबाल्ट, और वही कहते हैं कि बहुत जगहों पे, लाइक उड़ीसा में कुछ मिला है, कुछ हरियाणा में मिला है, तो अर्ली कुछ ऐसा साइंस मिला है कि यहाँ कोबाल्ट हो सकता है, बट हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज़ नहीं है कि जिससे उसको हम माइन कर सकें। तो हम क्या करते हैं, हम इंटायरली या तो इम्पोर्ट डिपेंडेंट है कम्प्लीटली, नहीं तो सपोज़ करिए कुछ चीज़ें जैसे कुछ हमारे पास, हमने कुछ मशीन्स मंगाई हुई हैं, वो ख़राब हो गया, मतलब उसको हम गार्बेज के रूप में यूज़ कर रहे हैं, उसमें से कोबाल्ट को हम ट्राई करते हैं उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकें, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं, तो हम या तो उसमें से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं थोड़ा बहुत जो भी है। तो मेनली हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है कोबाल्ट के रिगार्डिंग, हम उसको इंपोर्ट ही करते हैं, विदेश से मंगाते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट देखिए प्रोड्यूसर कौन है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये कंट्री कहाँ है? अफ्रीका में है, ठीक है। यहीं पे कह रहा था कि ये मोटा मोटा आप देखोगे तो 80% ऑफ कोबाल्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है DR कॉन्गो। लेकिन अगेन चाइना क्या करता है, वहाँ से कोबाल्ट लाता है, माइन करता है, उसको प्रोसेस करता है, ठीक है, और जो उनको उस तरह तैयार करता है जो कि इंडस्ट्रीज़ में, बैटरीज वगैरह में उनको यूज़ कर सके, ठीक है। तो इसलिए मोनोपोली तो चाइना की हो गई ना, ठीक है। एक देखिए नाम दिया गया था काफुए रिवर, इस आर्टिकल में था काफुए रिवर, ये क्या है इसको थोड़ा देखते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर लाइंग कम्प्लीटली इन जाम्बिया। जाम्बिया जो रीजन है, कंट्री है, आपने पढ़ा होगा NCERT के 12th के आई थिंक बुक में, एक जाम्बिया कटांगा कॉपर बेल्ट है, आपने देखा होगा, उसको फिर से देख लेना वो क्या है, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट रिवर है, काफू रिवर जो है वो लाइंग कम्प्लीटली इन जाम्बिया, वैसी नदी जो कम्प्लीटली जाम्बिया में लाई करती है, उसमें ये लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। काफुए रिवर इज़ लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ जाम्बेजी रिवर, ठीक है। ये क्या है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी किसकी है? जाम्बेजी रिवर की। जाम्बेजी क्या है? 4th लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। हमने देखिए कैसे लिंक कर लिया, धीरे धीरे कैसे हम देख रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर होते हैं। फिर ये 4th लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका का, जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर अगेन क्या है? लॉन्गेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन अफ्रीका। यहाँ देखिए, है ना, अफ्रीका में जो रिवर्स ईस्ट फ्लो करते हैं उसमें ये लॉन्गेस्ट है। और माउथ कहाँ है इसका, ये कहाँ पे गिरता है? इंडियन ओशन में। ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए, ये पूछ देगा आपको प्रीलिम्स में, तो आपको लगेगा कहाँ से आ गया, हमने तो कहीं पढ़ा नहीं इसके बारे में, तो एक बार इसको देख लीजिएगा आप। यहाँ देखिए, इफ़ ऑस्ट्रेलिया, देखिए लिथियम के मामले में ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा आई थिंक 40 to 50% प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया करता है, लेकिन हम स्टिल डिपेंडेंट हैं अदर कंट्रीज़, चाइना पे। तो वही यहाँ पे कहते हैं कि प्रोड्यूसिंग लिथियम एंड सप्लाइंग फिनिश्ड लिथियम आर 2 डिफरेंट थिंग्स। एग्जाम में पूछिए अगर मेंस वगैरह में, तो आप ऐड कर सकते हो कि इसको प्रोड्यूस करना, रिजर्व होना, लेकिन उनको एक फिनिशिंग टच देना, वो दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो माइन करता है ना, देखिए एक नाम दिया गया था स्पोड्यूमेन, आई थिंक प्रोनाउंस करने से इसको स्पोड्यूमेन, ये लिथियम बियरिंग एक मिनरल होता है स्पोड्यूमेन, ठीक है। वो ऑस्ट्रेलिया बेसिकली इसको माइन करता है और रॉ लिथियम को भेज देता है चाइना को। सबसे ज़्यादा इसका बड़ा बाय ऑब्वियसली चाइना ही होगा,
चाइना लेता है, और चाइना ने काफ़ी अच्छे से हेविली इन्वेस्ट किया हुआ है रिफाइनिंग सिस्टम में, चाहे वो लिथियम हो, सिलिकॉन हो, कोबाल्ट हो, कुछ भी हो। मतलब उसने काफ़ी अच्छा खासा पैसा बहुत पहले से उसने इन्वेस्ट कर रखा है अपने कंट्री में। इनको प्रोसेस जो बीच का होता है स्टेज, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज हो गया, प्रोसेसिंग स्टेज हो गया, इसमें कंप्लीट मोनोपोली चाइना की है। तो हम क्या, बहुत सारी कंट्रीज़ चाइना पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। चलिए एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे था, एक सेकेंड, एक नाम था, ये देखिए, ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस पर दिख रहा है ना, ये हवांगे नेशनल पार्क। हवांगे नेशनल पार्क कहाँ है? जिम्बाब्वे में। हवांगे नेशनल पार्क कहाँ है? जिम्बाब्वे। हवांगे नेशनल पार्क जिम्बाब्वे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक शॉर्ट न्यूज़ है, द हिंदू में दिया था कि जो कीनियन फार्मर्स हैं, जो कीनिया के किसान हैं, वो बीज मधुमक्खी को यूज़ करते हैं, सेसम जो तिल, आई थिंक तिल होता है, तिल, उसको यूज़ करते हैं टू कीप पिलेजिंग एलिफेंट्स अवे। मतलब वहाँ पे ना एलिफेंट्स काफ़ी खतरे के रूप में देखे जाते हैं, वो घूमते रहते हैं और क्रॉप्स को अच्छा खासा नुकसान पहुँचाते हैं। तो उनको भगाने के लिए वो क्या करते हैं ना, कि यहाँ देखिए दिया हुआ है, जैसे खेत का जो बाउंड्री हुआ, वहाँ पे एक वायर्स, एक तार जैसा वो घेर लेते हैं, वहाँ पे जो छत्ता होता है मधुमक्खी का, उसको टांग देते हैं। तो जब एलिफेंट वहाँ पे आता है, उससे जो बी हाइव्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो एलिफेंट्स को नुकसान पहुँचाते हैं, उससे वापस चले जाते हैं वो। तो हमें देखिए ध्यान क्या रखना है, एक नाम दिया गया सावो वेस्ट नेशनल पार्क। देखिए ये TSAVO सावो बोलेंगे, सावो नेशनल पार्क। इसके दो पार्ट्स हैं, ईस्ट एंड वेस्ट। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए, जो सावो नेशनल पार्क है वो कीनिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। तो प्रीलिम्स के लिए हमको दो फैक्ट ध्यान रखना है। पहला ये कि सावो नेशनल पार्क है कहाँ, तो कीनिया में, और कीनिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है सावो नेशनल पार्क, ठीक है। एक और फैक्ट देखिए, यहाँ देखिएगा, दिख रहा है ना, हाँ, जो एक है रेड एलिफेंट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पाए जाते हैं? सावो नेशनल पार्क ऑफ कीनिया। आपने देखा होगा वाइट ब्लैक एलिफेंट्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ, बट रेड एलिफेंट्स जो होते हैं, लाल एलिफेंट, रेड एलिफेंट्स, वो बेसिकली सावो नेशनल पार्क ऑफ कीनिया में पाए जाते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट न्यूज़ थी, आगे देखते हैं। एक देखिए, हाँ यहाँ देखिए तायता हिल्स, ये तायता हिल्स यहाँ देखिए दिया हुआ है। तो कुछ फैक्ट्स हैं ऐसी फिल्म्स के लिए इंपॉर्टेंट। तायता हिल्स हो गया कीनिया में, सावो नेशनल पार्क कीनिया में, रेड एलिफेंट्स कीनिया में। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए एक शॉर्ट न्यूज़ था एक और, यहाँ पे कहता है कि हीट वेव वगैरह, मतलब वाइल्ड फायर ये सब हो रहा है कहाँ पे? तो देखिए ट्रांकोसो इन पोर्चुगल, यहाँ पे कह रहे हैं ना, ट्रांकोसो पोर्चुगल में भी है, एक ब्राज़ील में भी जगह है, दोनों जगह पे। तो एग्ज़ाम में अगर पूछता है कि ट्रांकोसो ब्राज़ील में, आप गलत नहीं करोगे, ट्रांकोसो एक ब्राज़ील में भी जगह है, पोर्चुगल में भी जगह है। एक देखिए नाम दिया गया था यूरोजोन, एक टर्म है, बहुत लोगों को पता होगा आप लोगों को, बट ऐसे ही बता देते हैं। यूरोजोन क्या होता है कि जो EU है ना, यूरोपियन यूनियन, ये बहुत न्यूज़ में आप देखोगे रह रहा है, ये बहुत न्यूज़ में रह रहा है। तो जो यूरोजोन है, वैसे 20 मेंबर्स हैं EU के जिन्होंने यूरो को एज अ करेंसी अपनाया हुआ है। यूरो को एज अ करेंसी अपनाने वाला जो 20 मेंबर्स हैं, उनके ग्रुप को हम कहते हैं यूरोजोन कंट्रीज़, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए एक न्यूज़ आई थी इंडियन एक्सप्रेस में, इसमें कहता है कि इनकम टैक्स बिल 2025 ये पास कर लिया गया है हमारे संसद द्वारा, पार्लियामेंट ने पास कर लिया इसको, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रोविजंस वगैरह हैं, आप उनको पढ़ लेना इसमें, ठीक है, क्या है कैसे है। तो वो आपका काम है, उसको अगर हम एक बोलने लग जाएं, रीडिंग करने लग जाएं, वो सही नहीं, बस इसमें दिया हुआ है। और प्रोविजंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है एग्ज़ाम के लिए, थोड़ी पूछने जाएगा कि कितना चेंज क्या हुआ, नहीं, एग्ज़ाम के लिए देखिए ज़रूरी क्या है। हाँ देखिए डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स एक्ट एंड फाइनेंस एक्ट, क्योंकि यहाँ भी न्यूज़ आई थी कि फाइनेंस एक्ट को ही पास किया गया। तो आप में से ऑब्वियसली बहुत लोगों को पता होगा, बट कुछ बच्चे ऐसे जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, उनको आइडिया नहीं होता है। तो इनकम टैक्स एक्ट में, फाइनेंस एक्ट में अंतर क्या होता है, तो बेसिक हम इस पर ध्यान देंगे। देखिए कहता है कि जो इनकम टैक्स एक्ट है लास्ट कब आया था? 1961 में, उसको हमने अभी रिप्लेस कर दिया है। अब उसको इफेक्ट में वो आएगा नेक्स्ट ईयर से, 26 में आएगा, 1 अप्रैल 26 से वो आएगा। तो उसको हमने रिप्लेस कर रखा है नए एक्ट से, 25 वाले। तो कहता है जो IT एक्ट है वो परमानेंट लॉ है, ठीक है, एक परमानेंस उसमें रहता है वो, ठीक है। ये बताता है हमको, इनकम टैक्स एक्ट क्या बताता है कि व्हाट इनकम इज़ टैक्सेबल, हाउ टू कंप्यूट दैट इनकम, डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस। कहता है जो इनकम टैक्स होता है एक परमानेंट लॉ है जो बताता है हमको किस प्रकार के इनकम को हम टैक्स कर सकते हैं, ठीक है। हाउ, किस प्रकार से इनकम को जोड़ना है, कि क्या उसमें से मतलब काटना है, कैसे क्या, ठीक है। अब देखिए डज नॉट फिक्स एग्जैक्ट रेट्स फॉर टैक्स ईच ईयर। आप देखते हो कि बजट जब आता है उसमें ना बताते हैं जो FM होते हैं, फिनांस मिनिस्टर, इतना है ऐसे क्या रेट्स रहने वाले हैं,
तो इनकम टैक्स एक्ट बस ये बतलाता है हम लोगों को कि किस प्रकार का इनकम को हम उस टैक्स में काउंट करेंगे, उसमें से क्या क्या हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है, कैसे उसको जोड़ना है, कैसे कैलकुलेट करना है। बट वो ये नहीं बताता है कि ईच ईयर जो रेट ऑफ टैक्स होगा 30% है, 10% है, कितना टैक्स लगेगा, वो ये डिफाइन नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें जो इनकम टैक्स एक्ट है वो बस इतना कहता है कि यू मस्ट पे इनकम टैक्स, एक सर्टेन लोगों के लिए कहता है कि आपको इनकम टैक्स पे करना है, ठीक है ना। अब देखो, अब आते हैं हम फाइनेंस एक्ट पे, ठीक है। तो एनुअल लेजिस्लेशन है, साल दर साल इसको हम पास करते हैं। क्यों पास करते हैं? तो पास्ट एवरी ईयर विद यूनियन बजट के जो प्रोविजंस होते हैं हमारे, उनको कह लीजिए इफेक्ट में लाने के लिए, बजट में तो सरकार ने बोल दिया ऐसे ऐसे, ठीक है, जो भी है उसको इफेक्ट में लाने के लिए हम हर साल क्या करते हैं, फाइनेंस एक्ट को हम पास कराते हैं, ठीक है। ये आईटी एक्ट को भी अमेंड कर सकता है, कुछ आमूल चूल अगर चेंजेस लाने होते हैं, कुछ उस तरह का परिवर्तन करना है, तो इसके द्वारा इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मेन क्या कहता है कि ये कहता है कि आपको इनकम टैक्स पे करना है, और फाइनेंस एक्ट कहता है कि हाउ मच यू हैव टू पे, आपको इस साल इस पर्टिकुलर मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में आपको कितना इनकम टैक्स पे करना है, ठीक है, आप किस दर में आते हो, ठीक है, आपका इनकम का रेट क्या है, ठीक है। तो वही कहता है कि लीगल इफेक्ट्स, बजट के प्रावधानों को लीगल इफेक्ट देने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए ये कुछ शॉर्ट न्यूज़ हैं। एक धीनो या धीरीनो, आई थिंक धीरीनो या धीरी एक नाम है। ये बुल फाइटिंग जो गोवा में होता है ना, उसको कहते हैं धीरीनो या धीरी कहते हैं किसको, जो गोवा में बुल फाइट होता है उसका नाम है, ध्यान रखना है। ये काफ़ी पुरानी परंपरा है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से चला आ रहा है, कुछ ऐसे कहते हैं कि नहीं इसको पोर्चुगीज़ लेके आए थे, तो उसमें हमको नहीं जाना, बट ये काफ़ी ओल्ड है। इसको धीनो या धीरी क्या होता है, बुल फाइटिंग जो कंपटीशन होता है, जहाँ पे बुल्स लड़ते हैं आपस में, गोवा में, ठीक है। एक नाम है कांचागाची बॉली फॉरेस्ट, ये कहाँ है, तेलंगाना में। कांचागाची बॉली फॉरेस्ट कहाँ है, तेलंगाना में। अफगानिस्तान इज़ फेसिंग अक्यूट वाटर स्कार्सिटी। देखिए आपने अगर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया होगा या PYQs देखते हो, आप देखे होंगे, कई बार पूछता है ना, यहाँ पे कंट्री का नाम दे देगा, यहाँ पे कुछ इवेंट्स दे देगा, जैसे कहीं पे तख्ता पलट हुआ है, कहीं भूकंप आया है, इवेंट्स लिख देगा या कंट्रीज़ लिख देगा, आपको मिलाना होगा। तो उसके लिए अफ़गानिस्तान में अभी क्या चल रहा है, काफ़ी ख़तरनाक वाली पानी की कमी चल रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए तो ये आज का लास्ट हमारा आर्टिकल रहने वाला है ना। इसमें कहता है कि ABC जो पॉलिसी है, एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी, ABC पॉलिसी क्या है, यहाँ देखिए, एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी। इसके रिगार्डिंग हमने परसों सेकेंड क्लास लेक्चर में डिस्कस किया था कि आपने देखा होगा न्यूज़ में कि दिल्ली में एक छोटी बच्ची की डेथ हो जाती है ड्यू टू रेबीज़। कोई उसको ना सड़क का कोई कुत्ता होता है, उसको बाइट कर लेता है, जिसके कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसे बहुत सारे केसेस आप देखते होंगे कि स्ट्रे डॉग्स ने बाइट कर लिया तो लोग मर गए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एक डिसीजन दिया था कि जो दिल्ली और उसके जो क्षेत्र है NCR के, ठीक है, वहाँ पे जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको पकड़ो, आप स्टेरलाइज करो, वापस मत छोड़ो, आप उनको एक जगह पे एक शेल्टर रूम में आप उनको पैक करो, ठीक है। उसी पे हमने कल परसों देखा था, वहाँ तक इस आर्टिकल में बता रहा है कि जो ABC पॉलिसी है ना, एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी, ये किसकी, वो शायद आई थिंक हाँ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के अंदर इसको लाया गया था, ठीक है। इसमें बोला जाता है, इसका मोटिव क्या था कि एनिमल्स को हम पकड़ेंगे, उनको स्टेरलाइज करेंगे, मतलब कि ऐसा कर देना कि वो रिप्रोड्यूस ना कर पाएँ, ठीक है, वैसा करके वापस उनको हम वहीं पे छोड़ेंगे जहाँ से उनको हमने पकड़ा था। बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला था कि नहीं, उन डॉग्स को पकड़ो आप और एक जगह पे उनको बंद कर दो, ठीक है। तो वही पूरी कहानी इसमें वही दी हुई है, लेकिन इसमें कहता है ना, वही इसमें कह रहा है कि जो ABC जो एनिमल बर्थ कंट्रोल जो प्रोग्राम है, उसमें ऐसा क्यों बोला गया था कि स्टरलाइज्ड एनिमल्स को आप वापस से उस जगह पे ले आओ। तो कहता है एक रिप्रोडक्शन का चेन को ब्रेक करने के लिए, अगर आप स्टेरलाइज्ड डॉग्स को नहीं लाओगे, आप सपोज़ करिए आपने स्ट्रीट A से कुछ डॉग्स को पकड़ा, आपने उनको स्टेरलाइज़ किया, आप फिर वापस आप उनको छोड़े नहीं, आपने कहीं और उनको शिफ्ट कर दिया, ठीक है, आपने डॉग हाउस में उसको रखा हुआ है, तो उस एरिया में स्ट्रीट A में हो सकता है स्ट्रीट B से डॉग्स आ जाएँ, तो रिप्रोडक्शन तो हमारा हो ही रहा है। वही कहता है यहाँ पे, इसमें देखिए कुछ टर्म्स हैं, है ना, जैसे केनाइंस क्या होता है, केनाइंस मेंबर्स ऑफ कैनिडे फैमिली, मेंबर्स ऑफ कैनिडे फैमिली, इसमें डॉग्स आते हैं, वुल्फ्स, फॉक्स, जैकल्स, अदर डॉग लाइक मैमल्स, ठीक है। देखिए एक और टर्म दिया गया स्पेइंग। स्पेइंग का मतलब क्या होता है, स्टरलाइजिंग फीमेल्स
बाय रिमूविंग द ओवरीज। जो ये स्पेशली एनिमल्स की बात हो रही है। अगर एनिमल्स के संदर्भ में देखें, उनके ओवरीज वाले पार्ट को हटा देते हैं हम, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे आगे। उसको हम कहते हैं स्पेइंग। दूसरा एक टर्म है न्यूटरिंग। न्यूटरिंग एक बड़ा जनरल टर्म है, ये भी रिगार्डिंग एनिमल्स ही है, बट स्पेइंग सिर्फ फीमेल्स के लिए है। न्यूटरिंग मतलब है रिमूवल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स। अगर हम जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जानवरों के, उनको हटा देते हैं, उसको कहते हैं न्यूटर करना, न्यूटरिंग। ठीक है, तो देखिए आज के लिए इतना ही है। आप इसको देखो, कहीं भी कोई दिक्कत आती है अगर, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछो, वी विल रिवर्ट टू यू। ठीक है, थैंक यू।